हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज थोड़ा सा अलग विषय ले रहे हैं हम और आज के अध्याय में हम पढ़ रहे हैं लर्न अबाउट साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम के बारे में हम जानते हैं कि दुनिया में अभी एक डिजिटल क्रांति हो रही है और इस क्रांति के स्वरूप में हमारे काम बहुत ही आसान हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में खतरे भी उतने ही बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अपराध होते हैं वो जनरली इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से होते हैं, जिसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो साइबर क्राइम की जो डेफिनेशन है यहाँ ऐसी की गई है कि एनी अनलॉफुल एक्ट वेयर कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस और कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज टू कमिट और फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ क्राइम। तो इस प्रकार से कोई हरकतें होती है तो उसको हम कहेंगे साइबर क्राइम। और यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ लिस्ट है, कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों के आधार पर हम साइबर क्राइम कहाँ और कैसे होता है, उसका स्वरूप कैसे होता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ में अगर आपके साथ इस प्रकार का कोई हादसा होता है तो उसको भी हम अच्छी तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। और रिपोर्ट कहाँ करना है साइबर क्राइम के लिए, यहाँ भी हम एक लिंक दे रहे हैं। लिंक के आधार पर आप इसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं कि साइबर क्राइम कहाँ का होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है। हम जब कोई भी डिजिटल सिस्टम या डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो उस वक्त कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इसका हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं यहाँ। तो चलिए देखते हैं। पहली बात है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूसिव मटेरियल, जिसको हम CSAM मतलब बाल अश्लीलता से संबंधित कुछ ऐसे मैटर होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूसिव मटेरियल रेफर्स टू मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअल इमेज in any form a child who is abused or sexually exploited। तो इसके अगर इस प्रकार से अगर कोई हरकत होती है तो सेक्शन 67B ऑफ IT एक्ट स्टेट्स दैट इट इज पनिशेबल फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक रूप में अगर किसी भी प्रकार से इस प्रकार का मटेरियल या कोई सामग्री पब्लिश होती है या किसी को इस प्रकार से डिस्प्ले होता है या किसी को आप ज़बरदस्ती से दिखाते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं तो आपको इस एक्ट के अंतर्गत आपको अपराधी घोषित किया जा सकता है और यह दंडनीय है। दूसरी बात कर रहे हैं हम साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब होता है ये ऐसा है इलेक्ट्रॉनिक या संचार उपकरणों जैसे कंप्यूटर होते हैं, मोबाइल होते हैं, फ़ोन होते हैं, लैपटॉप होते हैं, इनके उपयोग के माध्यम से अगर हम उत्पीड़न या धमकाने की कोशिश करते हैं तो ये हो गए साइबर बुलिंग। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से मैसेज या कोई वीडियो या कोई संभाषण या कोई भी प्रकार के टेक्स्ट मैसेजेस आप नहीं भेज सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो ये भी दंडनीय अपराध है। मतलब क्या है, आप कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से और अन्य कोई डिजिटल डिवाइस होते हैं उनके माध्यम से इस प्रकार से धमकाने की या उनको प्रताड़ित करने की कोशिश ना करें। तीसरा है साइबर स्टॉकिंग। इसका मतलब होता है कि जैसे कि हम ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, संचार माध्यमों को इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में कंप्यूटर, मोबाइल, फोन, लैपटॉप, इनके माध्यम से हम किसी को अगर अगर हम सब धमकाने की कोशिश करते हैं तो ये भी साइबर बुलिंग स्टॉकिंग कहते हैं हम इसको। तो ये भी दंडनीय अपराध होता है। चौथा है साइबर ग्रूमिंग। तो साइबर ग्रूमिंग का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी युवा व्यक्ति के साथ ऑनलाइन संबंध बनाता है और उसे यौन क्रिया करने के लिए अगर प्रेरित करता है तो ये साइबर ग्रूमिंग के दायरे में आ जाता है। ये भी पनिशेबल एक्ट है, दंडनीय अपराध है। पांचवा है ऑनलाइन जॉब फ्रॉड।
तो जनरली हम देखते हैं कि अभी आजकल तो ऑनलाइन सभी प्रक्रिया हो रही है और इसीलिए हर कोई ऑनलाइन जॉब चाहता है और ऑनलाइन जॉब देने के बहाने से आपको ठगने की कोशिश करते हैं। जैसे मतलब लोगों को ठगने का एक प्रयास है, जिन्हें अधिक वेतन के साथ बेहतर रोजगार का झूठा वादा करते हैं। तो इस प्रकार का जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है वो भी पनिशेबल जो क्राइम है, साइबर क्राइम में आता है, क्योंकि ये ऐसे डिजिटल डिवाइसेस, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इनका इस्तेमाल करते हुए लोगों को ठगने की कोशिश की जाती है। 6 नंबर है ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन। तो इसका मतलब होता है कि तब होता है जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके निजी और संवेदनशील सामग्री को वितरित करने की धमकी देता है, और यदि वह यौन प्रकृति, यौन एहसान या धन की छवियां प्रदान नहीं करता है तो इसको हम बोलेंगे ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन। तो ये someone threatens to distribute private and sensitive material using an electronic medium if he doesn't provide images of a sexual nature, sexual favors or money। तो इस प्रकार से भी जब हम किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि अगर आप इतना मेरा काम नहीं करोगे, ऐसे ऐसे नहीं करोगे, तो मैं इस प्रकार से आपकी इमेजेस वो वायरल कर दूंगा, इस प्रकार की जब धमकियां मिलती है तो उसको हम बोलेंगे ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन। सातवां है विशिंग। विशिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा जालसाज है व्यक्तिगत जानकारी होती है, जैसे कि जालसाज व्यक्तिगत जानकारी जैसे ग्राहक आईडी होती है, नेट बैंकिंग के पासवर्ड होते हैं, एटीएम के पिन होते हैं, ओटीपी, कार्ड एक्सपायरी तिथि, सीवीवी आदि फोन कॉल से माध्यम से प्राप्त करने का जब प्रयास करते हैं तो हम इसको बोलते हैं विशिंग। क्योंकि आपने को अनजाने में किसी अज्ञात व्यक्ति के फोन आते हैं और फोन के माध्यम से हमको पूछा जाता है कि हम इन बैंकों से बात कर रहे हैं, आपका एटीएम कार्ड बंद होते जा रहा है, एक्सपायरी होते जा रहा है और इसीलिए आपको अपडेट करना है। तो आपको वो ओटीपी मांगने की कोशिश करते हैं, बैंकिंग पासवर्ड मांगने की कोशिश करते हैं, एटीएम पिन मांगने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे प्रकार के अगर होते हैं तो उसको हम बोलेंगे विशिंग। ये होता है साइबर क्राइम में विशिंग एक कंसेप्ट। 8वां है सेक्सटिंग। इसका मतलब होता है कि जब आमतौर पर सेल फोन द्वारा यौन रूप से स्पष्ट डिजिटल छवियों, वीडियो, पाठ संदेश या ईमेल भेजने का कार्य होता है तो उसको हम बोलेंगे सेक्सटिंग। तो इस प्रकार की जब हरकतें होती है ये भी साइबर क्राइम में आता है। 9वां है स्मिशिंग। स्मिशिंग का मतलब होता है जो एक प्रकार की ये धोखाधड़ी होती है और जिसमें एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को फंसाते हैं। जैसे कि जो धोखाधड़ी है, जैसे पीड़ितों को एक धोखाधड़ी वाले फोन नंबर पर कॉल करने, धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइट पर जाने या फोन या वेब के माध्यम से दुर्भावनापूर्ण सामग्री डाउनलोड करने के लिए मोबाइल फोन टेक्स्ट संदेश का उपयोग किया जाता है। तो आपको कभी कभी टेक्स्ट मैसेज आते हैं, कभी कभी फोन भी आते हैं और बताए जाते हैं कि आपके मोबाइल पर आपको संदेशा भेजा गया है, वहाँ लिंक दी गई है, लिंक के माध्यम से आप ये कर सकते हैं और आपको कुछ इस प्रकार से अगर धोखाधड़ी होती है तो इसको हम बोलेंगे स्मिशिंग। 10वां है सिम स्वैप स्कैम। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब धोखेबाज एक पंजीकृत मोबाइल नंबर के खिलाफ जारी किए गए नए सिम कार्ड को मोबाइल सेवा प्रदाता के माध्यम से धोखे से प्राप्त करता है, तो जिसको हम बोलते हैं क्लोनिंग करना। अगर हमारा नंबर है, हमारा रजिस्टर्ड नंबर है, फिर भी हमारे नंबर का एक क्लोन किया जाता है और वो व्यक्ति धोखेबाज अपने एक अलग तरीके से धोखे से उसको प्राप्त करता है और इस नए सिम कार्ड की मदद से उन्हें पीड़ित के बैंक खाते के माध्यम से वित्तीय लेन देन करने के लिए आवश्यक वन टाइम पासवर्ड और अलर्ट मिलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर है, जो हमारे पास सिम कार्ड है, उसी प्रकार का सिम कार्ड उसने भी तैयार करते हैं और बाद में वो हमारे बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं और फिर हमको जो ओटीपी मिलने वाले थे वो ओटीपी उनको मिलते हैं और इस प्रकार से अगर कोई धोखा होता है तो उसको हम बोलेंगे सिम स्वैप स्कैम। तो एक पंजीकृत मोबाइल नंबर के खिलाफ नए सिम कार्ड को धोखाधड़ी से ये प्राप्त करने के स्वरूप को हम बोलते हैं सिम स्वैप स्कैम। 11वां है डेबिट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड।
तो ये जनरल सब बात होती है कि बहुत सारे लोगों के पास इस प्रकार से हरकतें, इस प्रकार से धोखे हो चुके हैं। तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो होते हैं, ये धोखाधड़ी में किसी अन्य क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी का अनधिकृत उपयोग शामिल होता है, जिससे कि धन की खरीदारी या उससे धन की निकासी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से भी अगर फ्रॉड होता है क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ, तो ये अनऑथराइज्ड यूज किया जाता है, तो ये डेबिट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड माना जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कार्ड के साथ, या जैसे हम एटीएम में जाते हैं, तो इसीलिए आपको एटीएम में सूचना होती है कि आप किसी को भी अपना एटीएम नंबर, एटीएम पिन या अपना अकाउंट नंबर या अकाउंट की डिटेल्स ना बताएं। इस प्रकार से आपको सूचना दी जाती है, उसका हमको पालन करना है, क्योंकि दिन ब दिन ये साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है। 12 है प्रतिरूपण और पहचान की चोरी का मतलब होता है इम्पर्सोनेशन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। तो इसका देखिए कि जो इम्पर्सोनेशन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट जो होती है, इसमें ये एक्ट है जो फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली मेकिंग यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पासवर्ड और एनी अदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीचर ऑफ एनी अदर पर्सन। हम किसी के जब बेईमानी से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या अन्य कोई व्यक्ति की विशिष्ट पहचान या कोई डिटेल्स इस्तेमाल करते हुए हम जब इस प्रकार से किसी को धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, या उसके बैंक अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन बेमालूम कर लेते हैं, तो धोखे से पैसे निकाल देते हैं, तो इस प्रकार से जो हरकतें होती है, जो क्राइम होता है, इसको हम बोलते हैं इम्पर्सोनेशन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। 13वां है फिशिंग। इसका मतलब होता है कि जिसमें व्यक्तिगत जानकारी चोरी करना है, जैसे कि किसी की ग्राहक आईडी होती है, उसको चुराना, IPIN, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर को चोरी करना, कार्ड एक्सपायर तिथि को जानना, CVV नंबर की चोरी करना। ये इस प्रकार की जो कोई भी चीज है, उनको इल्लीगली प्राप्त करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि फिशिंग। तो इस फिशिंग के प्रकार के फिशिंग के माध्यम से भी बहुत सारे साइबर क्रिमिनल चोरी करते हैं, हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। 14 है स्पैमिंग। स्पैमिंग का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति ईमेल, SMS, MMS और अन्य किसी समान इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग मीडिया के माध्यम से भेजे गए एक अवांछित वाणिज्यिक संदेश प्राप्त करता है, और वे किसी उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए, प्राप्त करने के लिए राजी करने की कोशिश कर सकते हैं, या एक वेबसाइट पर जा सकते हैं जहां वह खरीदारी कर सकता है, या वे उसे उस बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड की विवरण में फंसाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से आपको कोई लिंक दी जाती है, कोई मैसेज दिया जाता है, बताया जाता है कि आपको एक लिंक दी गई है, इस माध्यम से अगर आप कुछ खरीदी करते हैं तो आपको डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं, या इस प्रकार से अपने को लुभावने संदेश भेजकर हमको ऐसे साइट पर लेके जाते हैं जहाँ पर हमको वापस फंसाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से कोई क्राइम होते हैं तो उसको हम बोलेंगे स्पैमिंग। 15 है रैंसमवेयर। इसका मतलब होता है कि ये एक कंप्यूटर मालवेयर होता है, जो संचार उपकरण होते हैं, फाइल होते हैं, स्टोरेज मीडिया होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, लैपटॉप होते हैं, और मोबाइल फ़ोन होते हैं, जैसे इसको एनक्रिप्ट करता है, और यहाँ से डेटा, सूचना, मतलब जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो हैक कर लेते हैं, और फिर पीड़ित को अपने डिवाइस को डिस्क्रिप्ट करने के लिए फिर क्या मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं। इसका मतलब क्या है, वो ब्लैकमेल करते हैं। तो ब्लैकमेल करने का भी एक प्रकार होता है जिसको हम रैंसमवेयर करते हैं, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, वो अपने डेटा को हैक कर लेते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको वेबसाइट को फ्री करना है तो आपको एक पे करना पड़ेगा। इस प्रकार से वो डिमांड करते हैं, जिसको हम ये मॉडर्न जमाने की ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है। 16 है वायरस, वर्म्स और ट्रोजन्स। तो ये हम सुन चुके हैं कि जब से ये कंप्यूटर शुरू हुआ है तब से ये वायरस, वर्म्स और ट्रोजन्स आते रहते हैं। तो ये अपने कंप्यूटर वायरस, ये वायरस होते हैं आपके कंप्यूटर में प्रवेश और आपकी फाइल डेटा की क्षति परिवर्तन करने या स्वयं को दोहराने के लिए लिखा गया प्रोग्राम होता है। और इस तरह से भी लोग हमको फंसाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इसमें एक्चुअली ये worms are a malicious program that make copies of themselves again and again on the local drive network shares, मल्टीपल कॉपीज तो वो तैयार कर लेते हैं
और ट्रोजन हॉर्स का होता है कि ये कोई वायरस नहीं होता है, इट इज ए डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम दैट लुक्स एज ए जेन्युइन एप्लीकेशन। ऐसा लगता है कि मतलब वो अपनी एप्लीकेशन ही है, और वो उसको हम जब ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो हमारे फाइल को नुकसान पहुंचाते हैं। अनलाइक वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस डू नॉट रेप्लिकेट देमसेल्व्स बट दे कैन जस्ट ए डिस्ट्रक्टिव। और इसलिए जब ट्रोजन्स ओपन ए बैकडोर एंट्री टू योर कंप्यूटर विच गिव मैलिशियस यूजर्स प्रोग्राम्स एक्सेस टू योर सिस्टम। इसका मतलब है जब ये ट्रोजन घुस जाते हैं तो ये हमारे जो अवैध रूप से जो जानकारी हासिल करते हैं उनके लिए एक रास्ता बन जाता है, उनको अलाउइंग कॉन्फिडेंशियल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन टू बी थे। तो हमारी जो कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है वो जानकारी वो यहाँ से चुराने की कोशिश करते हैं इस ये ट्रोजन्स के माध्यम से। 17वां है डेटा ब्रीच। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी घटना होती है कि जहां जिसमें जानकारी को प्राधिकरण के बिना एक्सेस किया जाता है। प्राधिकरण मतलब हम जिसको कोई राइट नहीं देते हैं, राइट दिए बिना ही, उसको ऑथराइज दिए बिना ही वो जब हमारे मोबाइल से या कोई हमारे सिस्टम से, कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से जो जानकारी चुरा लेते हैं तो उसको बोलते हैं डेटा ब्रीच। 18वां है डिनायल ऑफ सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको हम बोलते हैं सेवाओं की जो अस्वीकृति है। डिनायल ऑफ सर्विसेज का मतलब होता है कि ऐसा एक हमला ही है, और जो साइबर हमला होता है कि जहां कंप्यूटर के मालिक या किसी अन्य व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क का प्रभारी है, उनकी अनुमति के बिना ही कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच से इनकार करने के लिए है। और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस का हमला एक ऑनलाइन सेवाओं को कोई स्रोतों से ट्रैफिक से अभिभूत करके अनुपलब्ध बनाने का एक प्रयास होता है। मतलब क्या है, यहाँ भी हमारी सर्विस जो होती है वो हैक की जाती है और हमको सर्विस से वंचित रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से डिनायल ऑफ सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड भी एक साइबर क्राइम होता है। 19 है वेबसाइट डिफेसमेंट। इसका मतलब होता है कि ये एक जैसे कि हमारे परिदृश्य भी बदल देते हैं, जैसे कि वेबसाइट के दृश्य उपस्थिति को बदलने और या इसे खराब करने का उद्देश्य होता है। जैसे कि कोई मतलब बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट होती है तो इस प्रकार से जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो उसको हैक कर लेते हैं। हमलावर अभद्र, शत्रुतापूर्ण और अश्लील चित्र, संदेश, वीडियो और या पोस्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है, जो हमारे साइट का जो दृश्य होता है, जो सीन होता है, वो उसको छुपाकर उसके जगह कोई दूसरे ही चित्र दिखाई दे। जैसे मतलब आजकल जो टेररिस्ट लोग होते हैं अपने भारत सरकार की जो भी कुछ वेबसाइट्स होती है, महत्वपूर्ण वेबसाइट होती है, उसको हैक करके अपने कुछ ऐसे चित्र दिखाते हैं। तो इस प्रकार की जब हरकत होती है या क्रिया होती है तो उसको हम बोलेंगे वेबसाइट डिफेसमेंट। साइबर स्क्वैटिंग भी होती है। जैसे कि साइबर स्क्वैटिंग का इसका मतलब होता है कि किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित जो ट्रेडमार्क होते हैं, किस संबंधित ट्रेडमार्क की सद्भावना से लाभ के इरादे से एक डोमेन नाम का पंजीकरण, तस्करी या उपयोग करने का एक कार्य होता है। कि मतलब जो रजिस्टर्ड कुछ ट्रेडमार्क होते हैं उसका अगर हम इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं विद एन इंटेंट टू प्रॉफिट फ्रॉम द गुडविल ऑफ ए ट्रेडमार्क। मतलब किसी का अच्छा ब्रांड चल रहा है तो उस ब्रांड के इस्तेमाल करते हुए हम अपनी चीज़ें जब बेचने की कोशिश करते हैं या हम अपना प्रोपेगेंडा बढ़ाते हैं, तो इस प्रकार का जो क्राइम होता है उसको बोलते हैं साइबर स्क्वैटिंग। फार्मिंग में एक कंसेप्ट है जिसमें फार्मिंग ये साइबर हमला है और इसका उद्देश्य होता है कि ट्रैफिक को दूसरे फर्जी वेबसाइट पर पुनः निर्देशित करना। मतलब कि जो पॉपुलर जो साइट होती है या ब्लॉग्स होते हैं या कोई चैनल होते हैं, वहाँ से वो ट्रैफिक को हटाकर या उसको डाइवर्ट करके किसी फर्जी वेबसाइट पर उनको निर्देशित किया जाता है। तो इस प्रकार की जो क्राइम होता है उसको बोलते हैं फार्मिंग। 22 क्रिप्टो जैकिंग। इसका मतलब होता है कि जो क्रिप्टो जैकिंग होती है कंप्यूटिंग क्रिप्टो करेंसी के लिए कंप्यूटिंग संसाधनों का अनधिकृत उपयोग किया जाता है। तो ये अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज टू माइन क्रिप्टो करेंसीज। तो इस प्रकार की जो हरकत होती है ये मतलब कि आजकल जो क्रिप्टो करेंसी का भी प्रचलन चल रहा है तो इस प्रकार की क्रिप्टो जैकिंग भी हो सकती है। तो ये साइबर क्राइम में आता है। 23वां है ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग। तो ऑनलाइन जो ड्रग होते हैं, जो ट्रैफिक होती है, वो गैर कानूनी रूप से नियंत्रित पदार्थ जो होते हैं, जैसे मतलब ब्राउन शुगर होते हैं, अफीम होते हैं, कोकीन होते हैं, हेरोइन होते हैं, ठीक है, जिसको हम अफीम को मारिजुआना कहते हैं,
या ये इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके हम जब अन्य अवैध दवाओं को बेचते हैं, परिवहन या अवैध रूप से आयात करने का जब हम कोशिश करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग। तो इस प्रकार की हरकत भी ये साइबर क्राइम में आती है। 24 है एस्पियोनेज, इसका मतलब होता है जासूसी, मतलब किसी पर हम नजर रखते हैं। तो इसका नजर कैसे रखते हैं, जैसे कि हम किसी के परमिशन के बिना, मतलब एस्पियोनेज इज द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन विदाउट द परमिशन ऑफ एंड नॉलेज ऑफ द ओनर। मतलब क्या है, जो मालिक होते हैं, जो ओनर होते हैं, उनके अनुमति के बिना ही हम उनके ज्ञान के बिना ही, उनके जानकारी के बिना ही उन डेटा और जानकारी प्राप्त करने का जब कार्य करते हैं या कोशिश करते हैं, तो ये इसका कहा जाता है एस्पियोनेज। दोस्तों, अगर इस प्रकार से कोई अगर हरकतें होती है, इस प्रकार से कोई अपराध होता है, तो हमको बहुत ही सजग रहना जरूरी होता है। और सजग रहने के लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल ही बना लिया है, जो साइबर से संबंधित कोई भी जो अपराध होते हैं उनकी शिकायत को ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए पीड़ितों को, शिकायतकर्ताओं को सुविधा प्रदान की गई है। तो इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं। भारत सरकार की एक पहल है और इस पोर्टल पर केवल महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ साइबर अपराधों से भी संबंधित शिकायतों को पूरा करती है। और इस पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों का कानून प्रवर्तन एजेंसी है पुलिस द्वारा शिकायतों में उपलब्ध सूचना के आधार पर निपटाया भी जाता है। और त्वरित कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करते समय सही और सटीक विवरण प्रदान करना अनिवार्य है, ये उसकी शर्त होती है। आपातकालीन जो स्थिति में होती है, जैसे मतलब साइबर अपराधों के अलावा अन्य अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए भी कृपया आपसे अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 है और राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर 181 है। दोस्तों, इसी के साथ हम रुकते हैं, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक लिंक दी गई है, जहां से आप जो भी नया साइबर क्राइम से संबंधित कोई अगर शिकायत होती है या साइबर क्राइम का जो पोर्टल बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, वहां तक पहुंचने के लिए हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी जा रही है। उसी लिंक के आधार पर आप इस हेल्पलाइन या इस साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर आप पहुंच सकते हैं।